गुड नून टू ऑल। आज का विषय शुरुआत करते हैं। आज के प्रथम सत्र में विषय है विशेष सर्वेक्षण के पूर्व, विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में किस्तवार के पूर्व के कार्य। किस्तवार और विशेष सर्वेक्षण से शब्द से आप पूर्व परिचित होंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है और कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन। जितनी अच्छी प्लानिंग आपकी होगी, जितनी अच्छी शुरुआत होगी, आपका जो मिशन है या जो कार्य है वो पूरा होने के में उतनी आसानी होगी, सफलता अधिक मिलेगी। यहाँ भी वही बात है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011-12 संशोधित 2017, 18 और कुछ 19 में किस्तवार की चर्चा की गई है। किस्तवार हमारे अधिनियम के सेक्शन 6(1) में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन आज का विषय है किस्तवार के पूर्व। किस्तवार शब्द की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कृषि के अनुसार भूखंडों का परिमापन एवं मानचित्रण। किस्तवार के पूर्व हमें कैसे सफल होगा, इसके लिए हम विशेष तैयारी करते हैं। विशेष तैयारी के क्रम में हम इसको मूलतः 3 पार्टों में बांट देते हैं। एक राज्य स्तर की तैयारी, राज्य स्तर की क्या तैयारी है। दूसरा प्रशासनिक तैयारी। तीसरा खानापुरी शिविर जो है हमारा, शिविर के संदर्भ में तैयारी एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार। राज्य स्तर पर जो तैयारियां पहले की जाती है, इसका प्रारंभ किया जाता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के सेक्शन 3(1) में यह कहा गया है कि सबसे पहले राज्य सरकार अपने गजट में, अपने राजपत्र में प्रकाशन करती है जिस जिले में उन्हें करना होता है। जिले में अंशतः या पूर्णतः की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, जिसका वर्णन 3(1) में किया गया है। और जैसे ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना हो जाती है, यहाँ तो जिला भी उद्घोषणा के माध्यम से, जो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषित किया जाता है और अपने जिला गजट में प्रकाशित भी किया जाता है, कार्य की शुरुआत होती है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत विभिन्न राज्य सरकार द्वारा 38 जिले को अधिसूचित किया जा चुका है। 2012 में 13 जिले, 2015 में 5 जिले और 2016 में 20 जिले की अधिसूचना निकल चुकी है। यानी राज्य स्तर से प्रत्येक जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत कार्य करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। दूसरा प्रकरण, जैसा हमने कहा कि उद्घोषणा के संदर्भ में हमारा ये उद्घोषणा जिला स्तर से होती है। नियम 4(1) के अंतर्गत जिले के जिला बंदोबस्त पदाधिकारी जो समाहर्ता भी होते हैं, वह उद्घोषणा करते हैं। जो यह उद्घोषणा रैयतों को संबोधित एवं निर्देशित होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अमुक गांव में राजस्व अधिनियम यानी विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम नियमावली 2012 अंतर्गत भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। सभी रैयतों को सूचित किया जाता है कि वे अपने भूमि की मेर ठीक कर लें, मानचित्र रकबा जो धारित करते हैं उसको देख लें,
उससे संबंधित कागजात तैयार कर लें। उसके साथ ही साथ 4.2 में यह भी कहा गया कि जैसे ही उद्घोषणा हो जाती है, जो रैयतों को संबोधित होता है, इसके बाद जिला बंदोबस्त पदाधिकारी या सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए अन्य पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को उस गांव की भूमि में प्रवेश करने, भूमि के मानचित्र का सत्यापन करने, भूखंड की मापी करने आदि का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही भूमापन या भूमि के मानचित्र तैयारी के क्रम में यदि खेत में किसी प्रकार का बाधा है, यथा जंगल, कोई फसल लगी हुई है, वृक्ष है आदि को हटाने का भी अधिकार मिल जाता है। और ऐसा हटाने के क्रम में या भूमि मापन के क्रम में अगर कोई डैमेज होता है तो रैयत इस आधार पर दावा नहीं कर सकते। यह है उद्घोषणा, हमारा प्रपत्र 1 और राजपत्र में प्रकाशन। ये सबसे पहले तैयारियां प्रारंभ होती है यहीं से। इसके बाद हम लोगों को प्रशासनिक तैयारी भी करनी होती है। प्रशासनिक तैयारी का मतलब है कि 7 अधिनियम की धारा 7(1) में, अधिनियम की धारा 7(1) और नियम 8(1) में खानापूरी दल के गठन का भी प्रोविजन किया गया है। इसके अंतर्गत जिस गांव, जिस अंचल में या जिस जिले में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है, वहां अधिसूचना के बाद जिला पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त अधिकारी जो समहर्ता श्रेणी के होते हैं, जो समहर्ता ही होते हैं, वे खानापूरी दल का गठन भी करते हैं, जो सेक्शन 7(1) में और नियम 8(1) में इसका वर्णन भी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि भाई किसी गांव के भूमि का सर्वेक्षण के लिए एक शिविर का गठन किया जाएगा और उस शिविर में, जिसे खानापूरी दल भी कहा गया है, खानापूरी दल में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शिविर के इंचार्ज होते हैं। साथ ही साथ कानूनगो, जो आप जैसे लोग होते हैं, और अमीन साहब होते हैं। ये लोगों को मिलाकर के खानापूरी दल का सेक्शन 7(1) और नियम 8(1) में बनाया जाता है और इन्हीं का उस शिविर के अंतर्गत पड़ने वाले लोगों, गांव के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब ये हमारा प्रशासनिक गठन हो गया। अब इसके साथ ही साथ नियम ये कहता है कि जैसे ही जिला बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रपत्र 1 में प्रपत्र 1 में उद्घोषणा हो जाती है, वैसे ही रैयतों को प्रपत्र 2 में स्वघोषणा का अधिकार मिल जाता है, यानी स्वघोषणा अपना करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसमें व्यवहारिक पक्ष ये है, इसको भी थोड़ा व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले शिविर के बारे में देखते हैं। शिविर पहले भी बताया गया होगा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि शिविर जहां भी गठन होगा वह भवन सरकारी या सार्वजनिक होगा। पहली प्राथमिकता पंचायत सरकार भवन की होगी। जहां भी आपका शिविर भवन जो जिस शिविर में हुआ है, तो सबसे पहले आपके टीम का दायित्व बनता है कि उस शिविर भवन को हम मुआयना कर लें, उसमें देख लें कि बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, बिजली, आवागमन के साधन, आवागमन की सुविधा आदि उपलब्ध है ना। अगर नहीं है तो आपकी भी और जिला प्रशासन की भी, जो जिला बंदोबस्त कार्यालय है, उनको सूचित करें
उनके साथ समन्वय स्थापित करके आप वहां पर इन बुनियादी चीजों की सुविधा उपलब्ध करा लें। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता रहा हूं कि ऐसी निर्देश सभी जिले को दिए जा चुके हैं और तैयारी भी अंतिम चरण में है। बुनियादी सुविधाओं के लिए शिविर का गठन, शिविर भवन का चुनाव आदि के संदर्भ में तैयारी अंतिम चरण में है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि प्रारंभ करने के समय में मानचित्र जो आपको दिया जाना है किस्तवार के क्रम में, मानचित्र जो आधुनिक तकनीक के आधार पर हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, जैसा कि हमारे अधिनियम के सेक्शन 6(1) में वर्णन किया गया है कि इस बार जो सर्वेक्षण होगा आधुनिक तकनीक के उपयोग करके बनेगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से मानचित्र, ग्राम सेवा का सत्यापन, जमीनी सत्यापन आदि कर मानचित्र के निर्माण किए जाएंगे, ऐसा वर्णन है। और उसी के अनुरूप निजी एजेंसियों को मानचित्र के निर्माण की जवाबदेही भी सौंपी गई है। आप जिस जिले में जाएंगे, जिस गांव का या जिस खानापुरी दल में आप होंगे, उस खानापुरी दल के दायित्व तो होगा कि जिन जिन गांवों का उस खानापुरी दल द्वारा किस्तवार या खानापुरी कार्य किए जाने हैं, वहां का मैप उन्हें उपलब्ध हुआ कि नहीं। मैप को प्रथम दृष्टया यह देख लेना अनिवार्य होता है कि जिस गांव का मैप हमें मिलना चाहिए उस गांव का नाम, चौहद्दी पुराने मैप से मेल खाता है कि नहीं। मैप के एक नियम होते हैं, उत्तर, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर राइट साइड में ईस्ट वेस्ट, इस तरह से सजावट है कि नहीं। जो हमारे पूर्व के मानचित्र में गांव दर्शाए गए थे वही हमारे चौहद्दी में यहाँ भी दर्शाए गए हैं कि नहीं। अन्य पहचान चिन्ह एवं संकेत चिन्ह दिए गए हैं कि नहीं। मानचित्र का एक अपना स्केल है जिसमें यह बताया गया, आपको पूर्व में भी बताया गया होगा कि भाई जो भी आबादी वाला क्षेत्र है वह 1:1000 के स्केल पर बना है कि नहीं। नीचे स्केल लिखा हुआ है कि नहीं। 1:4000 के स्केल पर तैयारी की गई है कि नहीं। इन बातों का एक सरसरी तौर पर आपको देख लेना होगा। दूसरा, रेफरेंस के लिए जो विगत सर्वे का खतियान है वह भी उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं, यह खानापुरी दल को देख लेना होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो समन्वय स्थापित करना होगा जिला बंदोबस्त कार्यालय से। ठीक, वहां भी आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके कार्य को आसान बनाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की तैयारियों से अवगत कराने के लिए आपको वहां भी लोग बैठे हैं और ऐसा उनका दायित्व भी है। यह हमने देख लिया। अब आते हैं प्रपत्रों की उपलब्धता। प्रपत्रों की उपलब्धता से मेरा आशा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्रों यथा अभी हमने आपको कहा उद्घोषणा, खानापुरी दल का गठन, इन सब का भी फोटोकॉपी आप रख लेंगे 10-20 कॉपियों में, ताकि आपको जगह जगह साटना होगा, दिखाना होगा लोगों को कि इस तरह की घोषणा जिला बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह भी है प्रपत्र में कि प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 3.2.1 आदि की भरपूर मात्रा में आप हमारे नाम से लॉट किया जा रहा है कि नहीं, उपलब्धता है कि नहीं, यह खानापुरी दल को भी देख लेना होगा। ऐसे यह कार्य जिला बंदोबस्त कार्यालय स्तर से की जा रही है, लेकिन जो बंडलिंग होगी आपको भी मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम बताना चाहते हैं, मान लिया जाए कि पुराने खतियान के मुताबिक जिस गांव में आप जा रहे हैं या जिस गांव की जवाबदेही खानापुरी दल को मिली है करने के लिए, वहां पर पुराने खाते में 200 रैयत है। आज के तारीख में अनुभव से मैं बता रहा हूं कि 3 या 4 गुना रैयतों की संख्या बढ़ गई है।
यानी अगर 200 रैयत है तो कम से कम प्रपत्र 2 आपको चाहिए 800। ऐसी तैयारी आपके शिविर दल के लिए की गई है कि नहीं, यह आप देख लें। उसी मुताबिक जो वंश वृक्ष है हमारा 3-1 है, और जो प्रपत्र 2 का सत्यापन आप 3-2 में करते हैं, इसकी भी एक पंजी 3 में बनती है, 4 में विवादित पंजियों की पंजी बनती है। इन सब प्रपत्र आपको अवेलेबल हैं कि नहीं, ऐसे तो आपका देखना। और जिला बंदोबस्त कार्यालय की तैयारी प्रपत्र 1 से लेकर के 20 तक है, लेकिन प्रारंभिक चरण में इन प्रपत्रों की उपलब्धता पहले सुनिश्चित करनी होती है। एक महत्वपूर्ण बात यहां यह भी है कि पुराने जो विगत सर्वे है, चाहे कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे, जहां भी जिस जिले में या जिस गांव में आपको जाना हो, जैसा जिला मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई करनी होती है। तो विगत सर्वे के आधार पर एक तेरीज का निर्माण किया जाना है, जिसको हम लोग कहते हैं खतियानी विवरणी, जो प्रपत्र 5 होता है। व्यवहारिक तौर पर, व्यवहारिक पक्ष हम कह रहे हैं, नियम यह है कि किस्तवार प्रक्रिया के बाद, लेकिन व्यवहारिक पक्ष पर किस्तवार करने के पूर्व ही हम लोग तेरीज प्रपत्र 5 यानी खतियानी विवरणी हम लोग तैयार कर लेते हैं। तैयारी में आप पहले से यदि उस गांव का तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोगों को पूरे मिल करके उसकी तैयारी कर लेनी होती है। उसमें लिखना है खाता वाइज, खेसरा वाइज, रैयत का नाम, रकबा, चौहद्दी, और अभिव्यक्ति कॉलम में महत्वपूर्ण बातों को डाल देना है। यहाँ पर चौहद्दी लिखा जाना एक यद्यपि अब वैकल्पिक कर दिया गया है, बहुत जिले में पुराने फॉर्मेट पर तैयार किया गया है, लेकिन आपसे अपेक्षा होगी कि चौहद्दी पुराने खतियान के से नोट जरूर कर लें, इससे आपको आगे आने वाले समय में फायदा होगा। जैसे ही किस्तवार या खाना पूरी कार्य के क्रम में आप भौतिक सत्यापन भूखंडों का करेंगे, वहां पर चौहद्दी से लोकेशन पकड़ने में आसान होता है। लोकेट कर लेंगे कि एग्जैक्ट खेसरा की ये चौहद्दी है, ऐसे है ऐसे है, तब यही है, थोड़ी आसानी होती है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण फायदा यह है कि जैसे ही आप प्रपत्र 19 और 20 की तैयारी करेंगे, वहां पर जो पुराने खेसरे की चौहद्दी डालना है, तो इसी से प्रपत्र 5 में जो चौहद्दी आपने डाला है पुराने खतियान के आधार पर, आप वहां डालने में सहूलियत होगी, क्योंकि उसमें ये दिया गया है पुराने खेसरे खाते क्या है, नए खाते क्या है, नया रैयत कौन है, चौहद्दी उसकी पुरानी क्या है और नहीं है। तो यहाँ जब आप तैयार कर लेंगे तो वहां बनाने में आपको सुविधा होगी। तो ये प्रशासनिक तैयारी है। अब आते हैं इसमें हम लोग प्रशासनिक तैयारी कर लिया हमने, राजपत्र में अधिसूचना हो गई, उद्घोषणा हो गया, प्रपत्र 1 में जिला बंदोबस्त अधिकारी का प्रपत्रों की उपलब्धता, विशेषकर जो अभी तत्काल जरूरत है वो देख लें, और मानचित्र पुराने और नए खानापूरी शिविर के संदर्भ में आधारभूत संरचना, बुनियादी सुविधाएं है या नहीं, अगर नहीं है तो समन्वय स्थापित करके बनाना, प्रपत्र 5 की तैयारी, इन सब बातों को कर लें। ये सारे निर्देश जो आपको बताए जा रहे हैं वो सभी निर्देश जिलों को भेज दिए गए हैं, तैयारी भी उक्त अनुसार की जा रही है। लेकिन आपके टीम को देखना जरूरी है, क्योंकि आपको वहां रह करके कार्यों का निष्पादन करना है, और आपकी टीम को। अब है सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सर्वेक्षण कार्य का प्रचार प्रसार। सर्वेक्षण कार्य का प्रचार प्रसार आप जितने करेंगे, जिला प्रशासन जितने करेगी, उनको जितना आप सहयोग देंगे, जिला बंदोबस्त कार्यालय के सहयोग से जो कार्य किए जाएंगे वो अभी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए जरूरी होगा कि जिस गांव में आपको खानापूरी दल के गठन के बाद जवाबदेही दी गई है सर्वेक्षण के लिए, क्या कर रहे हैं,
जिस दल के जवाबदेही दी गई है उस दल का दायित्व होगा कि प्रचार प्रसार पर ही गौर करें। प्रचार प्रसार आपके कार्यों को आसान करने का बहुत ही सस्ता, सुलभ और सुनिश्चित करने वाला माध्यम होता है। सबसे पहले गांव का मुआयना करते हैं, गांव का यदि लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि ये सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार गांव में माइकिंग की व्यवस्था कर दें। महत्वपूर्ण स्थान है जैसे पंचायत भवन, विद्यालय, कोई अस्पताल वगैरह वहां हो, ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां पर अधिक से अधिक संख्या में आकर रैयत बैठते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहां भी इस आशय की सूचना दें और लोगों को इंटरेक्ट करें, लोगों से मिलें। लोगों से मिलने के क्रम में कुछ गांव के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड भी हैं जिनके पास अधिक जमीनें हैं, उन लोगों को अपेक्षा आपसे की जाती है कि आप व्यक्तिगत तौर पर या आपका दल व्यक्तिगत तौर पर मिले। उसी प्रकार गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बारे में गांव की पूरी जानकारी होती है, भूभागों की जानकारी होती है, मानचित्रों की जानकारी होती है, कौन सा जमीन विवादित है, कौन सा जमीन क्या हुआ, कैसे किस में विवाद चल रहा है, इन सब चीजों को जानकारी के लिए उनको भी सूचना दिया जाना आवश्यक है। यह भी आप बताएं। कुछ देखे होंगे आप कि जिस गांव में कुछ ऐसे भी जमीन है जो दूसरे गांव में निवास करने वाले लोगों को की पड़ती है, स्थानीय लोगों से पता करके कि ऐसे कौन गांव में और अन्य रैयत इस गांव का निवास करते हैं, जो निवास तो उस गांव में करते हैं लेकिन उनकी भूमि यहाँ है, उन लोगों को चिन्हित कर वहां तक सूचना का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। हाट बाजार यदि गांव या गांव के आसपास लग रहा हो तो हाट बाजार में भी माइकिंग से करके इस सर्वेक्षण कार्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी क्रम में जो हमारा विभागीय वेबसाइट है जिसमें हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, www.lrcbih.nic.in पर आप यहाँ भी सूचना दे दें कि अब खानापुरी दल का गठन हो गया है, तब यहाँ से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी प्रकार जिले के वेबसाइट हैं, वहां भी आप सूचना अगर देते हैं तो वहां से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप जिला बंदोबस्त कार्यालय के सहयोग से हैंडबिल, पंपलेट, होर्डिंग आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाने एवं पंपलेट वितरण के संदर्भ में भी बातचीत कर प्रचार प्रसार का एक माध्यम बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि गांव के आसपास कोई सिनेमा हॉल है, वीडियो हॉल है, वहां भी स्लाइड के माध्यम से इस योजना का प्रचार प्रसार और आदि का कार्य किया जा सकता है। इसी तरीके से विभिन्न विभाग जहां पर जिनकी भूमि है आपके खानापुरी दल के अधीन किसी राजस्व ग्राम में, उनको भी आप सूचना देंगे। यद्यपि जिला अपने स्तर से सारे विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के सरकारी भूमि का ब्यौरा देने के लिए और सर्वेक्षण के क्रम में आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए नोडल पदाधिकारी के पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति विभिन्न जिला स्तर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी को की गई है। फिर भी आपका दायित्व होगा कि जरूर उन तक सूचना दें। इसके साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण होगा कि जिन जिन लोगों से मिलें अधिक से अधिक संख्या में उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी कलेक्ट कर लें और इससे एक कम्युनिकेशन प्लान भी डेवलप होगा
आगे आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। इन सब बातों के अतिरिक्त आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 6(2) में यह कहा गया है कि सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहायता के लिए रैयतों, आम जनता का तथा पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं, जैसा आप जानते हैं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1995 संशोधित 2006 के तहत वह पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसमें ग्राम सभा की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचायत राज अधिनियम संशोधित अधिनियम 2006 के सेक्शन 3 में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा में यह कहा गया है कि ग्राम सभा का कंसेप्ट ही इसीलिए होता है कि किसी भी योजना को प्रारंभ करने के पूर्व उस योजना के बारे में लोगों को बताना और उस योजना के क्या फायदे हैं इसको बताना, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको जानकर इसका लाभ उठा सकें। और उसी नियम और उसी ध्येय के लिए यहाँ भी जैसे ही खाना पूरी दल का अधिनियम 7(1) में घोषणा हो जाती है, वैसे खानापूरी दल का दायित्व होगा कि प्रचार प्रसार और सर्वेक्षण के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। ग्राम सभा का आयोजन के क्रम में सबसे पहले आपके शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वो एक आम सूचना निकालेंगे। आम सूचना में लिखा रहेगा, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम फलाने में, ग्राम फलाना, थाना नंबर फलाना, अंचल फलाना, जिला फलाना में फलाने विद्यालय या स्थल पर इतना बजे सर्वेक्षण कार्य के संदर्भ में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब की उपस्थिति आवश्यक है। यह सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को भी देंगे जो उस गांव में, उस पंचायत में, उस गांव के वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, हारे हुए प्रतिनिधि, जिला पार्षद, अन्य लोग जो होंगे, प्रतिष्ठित लोग, रैयत, आम जनता, और जो जैसा हमने कहा कि दूसरे गांव के में जो निवास कर रहे हैं आपके रैयत, जिनकी भूमि आपके चिन्हित गांव में है, उनको भी सूचना देंगे। आवश्यकता अनुसार प्रचार माध्यमों का सहारा, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया, माइकिंग, पोस्टर, होर्डिंग आदि करेंगे। साथ ही साथ आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जिस जगह भी ग्राम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं या सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, उनके थाने को भी जरूर सूचना दी जाए। थाना को यह भी पता होता है, ताकि अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो थाने की भी अपनी कोई जिम्मेदारी है, और उन्हें थाना अध्यक्ष से मिलें, बताएं कि हम फलाने फलाने गांव में सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, इसी क्रम में ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया है। आप या आपके प्रतिनिधि यदि उपस्थित होते हैं तो अच्छा होगा। लिखित रूप से जो आम सूचना की प्रति आपने बनाई है, उसकी कई एक प्रतियों में फोटो स्टेट करा लें और उनको भी उन्हें दे दें। आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा की सूचना विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर, यथा पंचायत भवन, गांव का सार्वजनिक स्थल, अंचल कार्यालय,
थाना, शिविर कार्यालय के सूचना पट आदि महत्वपूर्ण जगह पर इसके अतिरिक्त जैसा आप उपयुक्त समझें, भ्रमण के क्रम में कोई और महत्वपूर्ण स्थान है वहां जरूर दें। पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसकी लिखित और मौखिक रूप से मिले। जितना अच्छा आप पंचायत प्रतिनिधियों को व्यवहार देंगे, आपको रिटर्न और आपके कार्यों में आवश्यक सहयोग भी उतने अच्छे से मिलेगा। आपको अनुशासन में रहकर, संयमित होकर के, अपनी बातों को शालीनता से रख करके प्रचार प्रसार करना होता है, ग्राम सभा में भाग लेना होता है। एक महत्वपूर्ण कड़ी जो आपके कार्यों में आवश्यक सहयोग देगा, इसमें यह कहा गया कि आप अंचल कार्यालय से भी संपर्क आप अवश्य करें। अंचल अधिकारी से मिलें, आप मिलें, आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मिलें, अधिकारियों, और उनसे कहें कि आपके क्षेत्र के फलाने फलाने गांव में, जैसी कि आपके सूचना पट पर है, आपको सूचना भी दी जा चुकी है, भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है। अच्छा होता यदि आप उस ग्राम सभा में उपस्थित होते, एक तरह का निमंत्रण भी आपने, और उनसे अपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध करें। आप अच्छी तरह यह जानते हैं कि अंचल अधिकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अपने क्षेत्र का वह दंडाधिकारी भी होता है। साथ ही साथ भूमि के संबंध में, जिस गांव के में आप भू सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, उस गांव के संदर्भ में, भूमि के संदर्भ में उनको विस्तृत जानकारी होती है। कौन भूमि विवादित है, इनको भी, उनकी भी, उनको और उनके टीम की जानकारी होती है। तो आप अंचल अधिकारी से मिलें, प्रखंड में गए हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल लें, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख होंगे, उनसे मिल लें और अपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध करें। किस्तवार के क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था, जिसकी भी चर्चा करना बहुत अति आवश्यक है। वह यह है कि जितने प्रकार के राजस्व दस्तावेज हैं, राजस्व की पंजियां हैं, यथा जमाबंदी पंजी, जिसको पंजी 2 कहते हैं, अभिधारी खाता पुस्तिका, कंटिन्यूअस खतियान, सभी प्रकार की सरकारी भूमि से संबंधित पंजियां जो अंचल में संधारित होते हैं, उन्हें हार्ड और सॉफ्ट कॉपी पहले ले लेनी होती है। आप अंचल अधिकारी से, जब यूं तो तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन अंचल अधिकारी से जब मिलेंगे, आपकी टीम मिलेगी, तो आप जरूर कहें कि जो भी आपके पास जमाबंदी है उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि पारदर्शी तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से, बाधा रहित कार्य किया जा सके। इसके साथ ही साथ अंचल में अन्य प्रकार की सरकारी भूमि की पंजियां, यथा गैरमजरूआ आम, खास, भूदान, विभिन्न प्रकार के जो अर्जित हुई है, वो विवादित भूमि की पंजियां आदि भी होती है, जो प्राप्त कर लेने पर आपका काम आगे किस्तवार और खानापुरी में आसान हो जाएगा। जिला स्तर से भी यह प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, भूदान की विवरणी, जिसको पर्चा दे दिया गया या जिसको पर्चा के आधार पर, भूमि संपुष्टि के आधार पर पर्चा दिया गया, दखल कब्जा है, इस संदर्भ में एक पंजी अंचल में भी बनाई गई जाती है, वो भी प्राप्त कर लेंगे। और भूदान के संदर्भ में जो रेस्ट पंजियां हैं या रेस्ट भूमि की जानकारी है, उस गांव के संदर्भ में जहां आपकी प्रतिनियुक्ति सर्वेक्षण कार्य के लिए हुई है, उसके लिए जिला भूदान जगह कमेटी भूदान महामंत्री होते हैं, उनसे भी संपर्क कर भूदान के संदर्भ में ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। जितना ब्यौरा
इन चीजों का आप प्राप्त कर लेंगे किस्तवार और खाना पूरी के पूर्व, उतने ही आपका काम पारदर्शी, कम मेहनत, आसानी से होगा। इसी से आपको इसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर और भौतिक सत्यापन के आधार पर जो प्रपत्र 2 किसानों द्वारा, रैयतों द्वारा दिया गया है, उसका वेरिफिकेशन भी किया जाना है। भू अर्जन भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लगता है। सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्य, औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए, सड़क निर्माण के लिए, अन्य परियोजनाओं के लिए भू अर्जन की भी नीतियां अपनाई गई है। भू अर्जन नीति पर हम अभी विशेष फोकस नहीं डालेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि भू अर्जन कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अर्जित भूमि है, उनका पूरा ब्यौरा आप वहां से प्राप्त कर लें। जैसा कि हमने कहा कि ग्राम सभा में वैसे विभाग, वैसे सरकारी विद्यालय के लोगों को भी आमंत्रित अवश्य करेंगे, या सरकारी विभागों के प्रतिनिधि को, जिनका उस गांव में आपके सूचना अनुसार भूमि या संरचना है। इतना आपको ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है कि ये प्रशासनिक और किस्तवार के पूर्व तैयारी होती है। अब आते हैं ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में आपने सूचना निर्गत कर दी, निर्धारित तिथि एवं समय से कुछ पूर्व आप निर्धारित स्थल पर ग्राम सभा में पहुंच जाएं। प्रयास करें कि आपके अपनी टीम के साथ रहें, यानी आप रहें, अमीन रहें, और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो शिविर प्रभारी पदाधिकारी हैं वह रहते हैं, ये लोग रहें। गांव के लोगों को एक प्रोसीडिंग बनाएं, जिसको ग्राम सभा पंजी आप कहेंगे, यद्यपि कि इसका वर्णन नियम में नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 6(2) के अंतर्गत जो आप तैयारी करेंगे ग्राम सभा और पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना देने का कार्य उचित और प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभा की पंजी भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अब उस दिन लिखें, आज दिनांक इतना को इतना बजे फलाने जगह पर भूमि सर्वेक्षण के संदर्भ में जानकारी देने के लिए एक ग्राम सभा का आयोजन फलाने की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निम्न पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी, आम जनता, रैयत उपस्थित हुए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर में जहां ये लिख करके समाप्त आपने किया, उसके राइट साइड में जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति होंगे, कोई प्रतिनिधि होंगे या आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, जो भी इसकी अध्यक्षता करेंगे वो अपना दस्तखत करेंगे। और लेफ्ट साइड में नीचे से सिग्नेचर प्रारंभ हो जाएगा। ऊपर में प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को के लिए जगह हस्ताक्षर कराएं, इसके बाद रैयत का, आम जनता का कराएं। अब ग्राम सभा में करेंगे क्या? ग्राम सभा में करने के लिए सबसे पहले आप बताएं कि हम लोग, हमारी टीम किस लिए आपके पास आई है। लोगों को संबोधित करें। हो सकता है कि पुराने जिलों में जहां काम सर्वेक्षण का चल रहा है या अपरिहार्य कारणों से धीमे चल रहा है, वैसे गांवों की खाना पूरी को अंतिम रूप देने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जाए, प्रतिनियुक्ति की जाए, तो लोग थोड़ा उतावले होंगे कि पूर्व में सर्वेक्षण कार्य किया गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारा के सवाल करेंगे। इन सवालों से आपको उत्तेजित या दिग्भ्रमित नहीं होना है। आप उनका शालीनता पूर्वक ध्यान दें और बताएं कि जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने की जवाबदेही हमारी टीम पर है। हम आपके सहयोग से इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं।
इसके बाद आप बताएं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से ही सर्वेक्षण क्यों? ऐसे सर्वेक्षण के फायदे क्या हैं? जैसा कि अभी हमने आपको बताया और आपको पहले से भी पता है कि धारा 6 के तहत यह कहा गया कि हम इस बार जो सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त डाटों के आधार पर तैयार मानचित्र एवं आधुनिक उपकरण यथा ईटीएस, डीजीपीएस आदि के माध्यम से हम भूखंडों की माप करेंगे, जमीनी सत्यापन करेंगे, मानचित्र का निर्माण करेंगे। इसके फायदे, लोग परंपरागत हैं, रैयत पढ़े लिखे तो हैं लेकिन परंपरागत बातों में उनको ज्यादा विश्वास होता है। आप कहें कि ऐसा करने से यह काम आसान होगा, आपके जमीन का मापी सेकंडों में होगी, साथ ही साथ अधिक वास्तविक होगा, अधिक एक्यूरेट होगा। जब चाहेंगे एक क्लिक पर आप अपने पूरे दस्तावेज का, अपने पूरे खतियान का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं, मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, जो आज के समय में आपको कई के दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। आपके कार्यों को भविष्य में आसान बनाने के लिए यह आधुनिक तकनीक के माध्यम से बंदोबस्त सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ सभी प्रकार के जो दस्तावेज अंतिम रूप से तैयार होंगे या इस प्रक्रम में बनेंगे, उन सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज भी किया जाना है। इस बिंदु पर जैसा सवाल और जैसी अच्छी व्याख्या होगी आपके द्वारा, उतने ही लोग संतुष्ट होंगे। अब दूसरा सवाल, उसमें आपको बताना है कि रैयतों को क्या करना है। रैयत से पहले जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि, मानिंद व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, अभिभावक स्वरूप बुजुर्ग व्यक्ति, सेवानिवृत्त कोई पदाधिकारी, कर्मचारी उस गांव में पढ़े लिखे हैं, उनको आप एड्रेस करें। उनसे कहे कि लोगों को समझाने के लिए, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यक फॉर्म यथा 2, 3, 1 भरने के लिए आपकी भी उपयोगिता, सहभागिता और सहयोग की अपेक्षा है। उन लोगों को एड्रेस करेंगे, बड़े बुजुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं और पंचायत प्रतिनिधि को भी लगेगा कि इस टीम द्वारा हमको भी महत्ता दी गई है। उनसे यह अनुरोध करें कि आपके अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी आप अपने स्तर से अपनी भाषा में समझाएंगे तो और अपेक्षित सहयोग के लिए अपील करेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद आप ग्राम सभा में रैयत की ओर आएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसा ना हो कि एक बार प्रपत्र 20 की तैयारी करा दिया, तब प्रपत्र 2 पर आ गए। लोग दिग्भ्रमित होंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है। इसलिए आस्ते आस्ते इन सब बातों की चर्चा वहां करेंगे ताकि लोग, अधिक से अधिक उपस्थित लोग हैं, आपकी बातों को सुन सके, समझ सके। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अब रैयतों को, जिनके कार्यों को ठीक तरीके से करने, पारदर्शी तरीके से करने, एक्यूरेट तरीके से करने और बिना भय और विघ्न के करने की जवाबदेही आप पर दी गई है। आप रैयत को बताएं, बंदोबस्त महत्वपूर्ण है। यदि इस माध्यम से आप की बंदोबस्ती होगी, नया खतियान बनेगा, नया खेसरा पंजी बनेगा, तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जहां पर आपके इन दस्तावेजों की मांग होती है और आपके द्वारा ससमय प्रस्तुत न करने के कारण आपको उन योजना से वंचित होना पड़ता है, यह तैयार हो जाने पर भविष्य में यह नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर आपके नाम खतियान बन जाता है तो आपको सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं जो बीटी एक्ट में वर्णन है, यानी मालिकाना हक, स्वत्व
अधिकार भी आपके नाम से खतियान हो जाएगा। आप अपनी भूमि का जो नियम कानून के मुताबिक जैसे भी चाहें खरीद बिक्री या उपयोग कर सकते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य हो जाएगा कहीं भी, जिससे आपको विवादों से भी निपटारा मिलेगा, निजात मिलेगा। आज जैसा कि वहां चर्चा करें कि आपके पूर्वजों के नाम पर यह जमीन है। मोहम्मद जफरुल्लाह जी थोड़ा सावधान हो जाइए, या जानते हैं कि आपको यह सब सारी जानकारी है, लेकिन कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए आवश्यक होगा कि इन बातों को आप ध्यान पूर्वक सुने। सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जब तक क्लास हो तब तक आप ना रहें। ये काम आगे आसान होगा प्रैक्टिकल वे में, मेरा आपसे आग्रह है सभी लोगों से। आप लोग हमारे एक राजस्व पदाधिकारी कानूनगों के रूप में आपकी प्रतिनियुक्ति होगी। आप अधिकारी संवर्ग से आते हैं, आपसे अपेक्षा है कि एक अधिकारी तुल्य व्यवहार रख करके कार्यों का निष्पादन करेंगे और क्लास का आनंद लेंगे। इस बीच में आपके द्वारा ऑब्स्टेकल उत्पन्न करने से लिंक टूटता है, तो हम अपनी बातों को, अपने अनुभवों को सिलसिलेवार ढंग से आप तक पहुंचाने में हमें कठिनाई होगी, तो आपको समझने में भी कठिनाई हो सकती है। हम ये कह रहे थे कि खतियान के फायदे उनको बताएं, रैयत को। उनको यह भी बताएं कि बहुत सारे अभी जमीन जो हैं वह आपके पूर्वजों के नाम पर है। कोई अंशधारक झगड़ा करता है, कोई अंशधारक का विवाद न्यायालय में है, कोई अंशधारक बेवजह आपको परेशान करता है। आए दिन फसल कटनी या छोटे छोटे बातों पर विवाद उत्पन्न होता है। यह नया खतियान बनने से यह सारे विवाद स्वतः दूर हो जाएंगे और आप कि समय और ऊर्जा की बचत होगी, जिसका उपयोग कुछ दूसरे सदुपयोगी कार्यों में आप करेंगे। आपको जैसी जानकारी यह भी दें कि जो भी हमारे बिहार के थाने हैं, यदि आप उनके एफआईआर देखेंगे या दैनिक अखबार देखेंगे, तो जो भी घटनाएं घट रही है, फौजदारी घटनाएं या अन्य घटनाएं, उसमें अधिकांश का बेस भूमि विवाद होता है। तो उन्हें यह बताएं कि ऐसा करने से आपके गांव में अमन चैन शांति स्थापित होगी और आपके भूमि विवादों का निपटारा भी हो जाएगा। कुछ सरकारी भूमि के बारे में भी उनको जानने की उत्कंठा होगी वहां पर। आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी, गैर मजरूआ आम, खास, भूदान, 12 वर्षों से बिना कागजी कब्जे का, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसकी जानकारी संभवतः इन सवालों का जवाब आपको आ गया होगा। हम इस पर अभी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे सवाल आएंगे। अब वो आपसे यह भी पूछेंगे, आपके लिए यह जरूरी होगा कि जो वितरण आपने प्रपत्र 2 कर दिया, 3 1 कर दिया, वो तो ठीक है, नहीं किया तो ग्राम सभा में अधिकांश रैयत उपस्थित होते हैं, लोगों को जानकारी होती है। उन रैयतों के बीच जिन्होंने आपसे नहीं लिया, उनको आप वितरित कर दें वहां पर, और आप उन्हें बताएं कि प्रपत्र 2 कैसे भरा जाता है। वो आपसे पूछेंगे कि रैयत का नाम कहाँ लिखेंगे, पता में क्या लिखेंगे, भूमि में क्या लिखेंगे। इन सब जो हमारा प्रपत्र 2 है उसके बारे में आप बताएं। अभी तक आपको प्रपत्र 2 बता दिया गया होगा, जिसमें उनको बताएं कि रैयत का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी की चर्चा हमने अभी प्रपत्र 5 में तैयारी के क्रम में की थी। तो जो इनके खेसरे हैं उसकी जो चौहद्दी होगी, तो आपके पास जो प्रपत्र 5 होगा मैच कर जाएगा, एक जांच में सुविधा होगी, इसीलिए हमने आपको ऐसा कहा था। इसी प्रकार किस्म जमीन क्या है, कैसी जमीन है, कृषि योग्य है, अकृषित है, क्या है, और
शेष को छोड़कर लगान कितना आप देते हैं, वह गलती भी लिख सकते हैं। वो आप उनके द्वारा जो रिसीट देते हैं, मालगुजारी प्रपत्र 26 बोलते हैं, मालगुजारी रसीद, मालगुजारी रसीद देते हैं, उसमें देखिएगा मांग वसूली लिखा रहता है, इतना भू लगान इतना शेष बराबर इतना, नीचे दस्तखत करता है जो, तो उसको बता दीजिएगा कि ऐसे रसीद में यहाँ लिखा रहता है, आप इसको यहाँ भर दें। धारण का अधिकार जो कॉलम नंबर 10 है वो महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में आप ज्यादा फोकस आप डालेंगे कि आप कह रहे हैं यह भूमि मेरी है, हम तो आपको यह भूमि धारित करने का अधिकार कैसे मिला, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो यह अधिकार दिया कि जिस पर आप ये कह रहे हैं प्रपत्र 2 भर रहे हैं भूमि को। यानी आपको भी पता है कि अगर वो भूमि इनको खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर मिली है, तो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधित 2005 में विहित प्रावधान के अनुसार ये आते हैं, इनको मिल सकती है। आपसी बंटवारे में मिल सकती है जमीन, अगर इन्होंने क्रय विक्रय से भूमि प्राप्त क्रय से भूमि प्राप्त किया है तो मिल सकती है। अगर कोई सरकारी भूमि इनको, अगर ये शर्तों को पूरा किए हैं, इनको पर्चा दिया गया है, उस आधार पर भी मिल सकती है। गिफ्ट होता है दान, विल होता है वसीयत, बदलैन, अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार के अंतरण हैं जिनसे इनको मिल सकता है। तो आप रैयत को यह बताएं कि आप जिस भी प्रकार का आप जैसे भी भूमि मिली है उसका साक्ष्य यानी दस्तावेज इसमें संलग्न छाया प्रति में करें। कुछ लोग सवाल उठाएंगे, देखिए यहाँ एक आपसी बंटवारे पर भी व्यवहारिक पक्ष बहुत उठाएंगे सवाल गांव में। उनको आप कहें कि अभी भी जमीन अगर संयुक्त है, आप चाहते हैं मेरे नाम पर हो, तो आपके कहने से, किसी के कहने से तो होगा नहीं, बेहतर होगा कि एक आपसी बंटवारे का शेड्यूल तैयार कर लें। अगर वो रजिस्टर्ड है, पहले से करा चुके हैं, कोई बात नहीं है, नहीं है एक आपसी शेड्यूल सभी पक्षों का, जो आपके 3-1 यानी वंश वृक्ष के अनुसार जिनको भी जितना इच्छा जितना रकबा जितना हिस्सा मिलता है उसका पूरा वर्णन करें और सभी लोग अपना हस्ताक्षर कर लें। यानी समझा जाएगा कि इस भूमि में जितने हिस्सेदार हैं वह वंश वृक्ष के आधार पर हैं और कोई विवाद नहीं है। ऐसा अगर आपके पास मामले आते हैं बाद में भी किस्तवार के बाद, तो आप वैसे रैयतों को जरूर कहें कि जितने ये खेसरा जितने लोगों में बटा है वो सब एक साथ प्रपत्र 2 हमको दे, प्रपत्र 3-1 दे, ताकि आपको आपका काम ये आसान हो जाएगा वेरिफिकेशन में, और आप भी देख लेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपको। और अगर किसी कारण से नहीं दिया, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक आया, एक रैयत खेसरे में 50 डिसमिल जमीन है, एक ने 10 डिसमिल का दिया, 2 दिन के बाद एक दिया, फिर 3 दिन के बाद एक दिया, या इस तरह से कर दिया। क्योंकि भूमि या अन्य कामों से लेकर के आपसी मनमुटाव भी कभी कभी देखने को मिलते हैं उन लोगों में, तो एक साथ आना। तब आप जब जांच करेंगे तो वहां व्यवहारिक पक्ष पहले तो उसको क्रमानुसार डेट वाइज पंजीबद्ध करेंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। और दूसरा यहाँ पर आप उस खेसरे में जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं यानी प्रपत्र 2 प्राप्त हुए हैं उसको एक जगह निकाल करके एक साथ चेकिंग कर लें, आपका कार्य आसान होगा। अगर कोई आपत्ति भी होगी तो छन के आ जाएगी, रकवा मिलान में आसान होगा, कौन इसके जमीन के हिस्सेदार हैं, जितने लोगों ने आवेदन दिया है इस खेसरे के संदर्भ में उतना वंश वृक्ष से मिलता है कि नहीं मिलता है, और स्थानीय बयान के आधार पर आपका कार्य आसान हो जाएगा। अगर उसको तोड़ करके अलग अलग करेंगे आप, कि खेसरा में अगर 10 एक खेसरा में अगर 10 एप्लीकेशन आए हैं, आने दीजिए, लेकिन एक साथ करने से आपको ये फायदे होंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आपका 10 बार समय लगेगा, समय की बर्बादी हो जाएगी और कहीं गलती होने की संभावना भी रहेगी कि किसी का रकबा ज्यादा हो गया, किसी का रकबा कम हो गया।
एक ग्राम सभा में उनको आप भर करके बताएं। इसके बाद वंश वृक्ष 3-1 भी भरने के तरीके उस पर बताएं, जिसमें ये लिखा हुआ है शिविर प्रभारी यानी जो भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शिविर फलाना, अंचल फलाना, जिला फलाना, और नाम कि अपना लिखेगा कि उस खेसरे में कौन कौन व्यक्ति हैं भाई। उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करते हुए कहना है कि मैं और हम लोग का मतलब एक आदमी भी दे सकता है। एक आदमी का, मेरा कहने का मतलब जब जमीन में कोई और हिस्सेदार नहीं है, वो चाहता है कि हमारी नाम रहे, तो एक ही आदमी देगा। एक से अधिक हिस्सेदार है तो एक से अधिक नाम लिखेगा, और वो लिख करके वो दस्तखत बनाएगा, और उसके साथ साथ एक वंश वृक्ष भी देगा। वंश वृक्ष में लोगों को यह बताएं कि पुराने खतियान, 2 प्रकार की वंश वृक्षें होती हैं। एक खतियान के आधार पर खेसरा उस खेसरे में जिसके नाम पर पुराने खतियान में यह भूमि है, वहां से वंश वृक्ष चलेगा। और आज के तारीख में यानी आवेदक, जहां आवेदक के काल का तक का पूरे वंश वृक्ष का वर्णन होगा। और तब ना आप देख सकेंगे कि वर्तमान में अगर खतियानी रैयत की मृत्यु हो गई तो इसमें आज के तारीख में कौन कौन हिस्सेदार हैं। सपोज कीजिए ऐसी भी स्थिति आएगी कि एक हिस्सेदार आपसी बंटवारे के तहत उसको 5 डिसमिल उसमें जमीन, 25 डिसमिल था कुल रकबा उनके दादा के नाम से, तो दादा के नाम से तो चला। और यहाँ 5 हिस्सेदार थे, यानी एक हिस्सेदार 5 डिसमिल का हिस्सेदार था, तो एक ने किसी को तीसरे को बेच दिया। तब उस हिस्सेदार से अपेक्षा करें, उनको बताएं कि यदि किन्हीं ने बेच दिया तो उसका भी वर्णन नीचे में कर दें, ताकि उसकी मिलान जब वो आदमी अप्लाई करेगा जिसने ये भूमि क्रय किया है, तब वहां पर आसान होगा। तो खतियानी रैयत के वंश वृक्ष में सबसे पहला पेज खतियानी वंशज होता है। अगर जमीन की खरीद बिक्री की गई या अर्जित की गई यानी क्रय किया गया, तब उसका पीछे विवरणी लिखा जाता है कि किस डीड से, चूंकि वो डीड की छाया प्रतिबिंब, किस डीड से, उसमें डीड नंबर, डेट वगैरह सब, क्रेता विक्रेता सबका नाम रहता है। ये ऐसा कर लेना होता है। आप उनको इस प्रकार, आपने उनको वंश वृक्ष की तैयारी बता दिया, प्रपत्र 2 भरने के तरीके बता दिए। कभी सवाल यह भी उठेगा कि मेरे पास रसीद नहीं है, पुरानी रसीद है, ऐसे भी सवाल उठा सकते हैं लोग ग्राम सभा में। उनको आप शालीनता पूर्वक कहें। देखिए, राजस्व में 90 तुल्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी विशद व्याख्या होती है कि आप अद्यतन रसीद कटवा लें। आज ऑनलाइन रसीद कट रही है, आप इसका फायदा उठाएं। मिनटों में आपकी रसीद कट रही है, अब महीनों नहीं लगेंगे। दूसरा, अगर विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई तो 1 आध साल पुराने रसीद भी आपके पास होंगे। हम मिला लेंगे अपनी जमाबंदी से कि आज के तारीख में जो जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अंचल द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उसमें किनका नाम है। अगर मैच कर जाता है आज के तारीख में, सो फार सो गुड। एक सवाल ऐसे भी, इन सवालों का हमारे पास एग्जैक्ट पासपोर्ट तो नहीं है, एक जस्ट जो सवाल हम लोग भी जब ग्राम सभा में जाते थे तो इस तरह के सवाल उठते थे, इसका अनुभव आप तक शेयर कर रहा हूं। कोई सवाल आपसे करेगा, भाई पर्चा हमको मिल गया सरकारी भूमि का, देखिए पर्चा है साहब, और हमारा जमीन पर दखल नहीं है, ऐसा भी, ऐसे का आप पूरा सूची बना लेंगे ग्राम सभा में या ग्राम सभा के बाद भी, और ऐसे सूची को अंचल अधिकारी को सौंप देंगे कि भाई, और पहले तो सौंपने के पूर्व भी देख लेंगे कि जो बंदोबस्त पंजी है आपको मिला है छाया प्रति, उसमें इसका नाम है ना। अगर है तो अंचल अधिकारी को ऑपरेशन दखल देहानी के तहत
दखल दिलाने के लिए उनको सूचना, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए। कुछ ऐसे जमीन भी मिलेंगे जिस पर क्वेश्चन होगा कि भाई हम इस पर 12 साल से अधिक, 50 साल, 100 साल से रह गए हैं, हमको ये जमीन उस आधार पर अपने नाम कर दिया जाए। आपको पहले भी जानकारी दे दी गई होगी कि जो भी सरकारी जमीनें हैं, बिना विहित प्रक्रिया के, दस्तावेजी साक्ष्य के, पर्चा के नाम, अगर उनकी जमाबंदी कायम नहीं हुई है तो वो कितनहू साल से अगर रह रहे हों तो रैयत कॉलम में, यानी कॉलम 2 में, खेसरा पंजी में नाम दर्ज नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपको लोग बरगलाएंगे भी, वहां पर दिग्भ्रमित भी करेंगे, नया अवसर समझ करके आपके टीम को कहेगा कि ठीक है हमको दखल दे दीजिए, यानी अभियुक्ति कॉलम में जो दखल है उसमें दे दीजिए। सरकारी जमीनों के संदर्भ में ऐसा कदापि ना करें, कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है पकड़े जाने पर। आपसे अपेक्षा है तो इन बातों को ऐसे तो हम ग्राम सभा में कहेंगे नहीं, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो आप वहां पर यही जवाब देंगे कि आपको पर्चा मिला हुआ है, रसीद कटवा लीजिए और हमको भेज दीजिए। पर्चा जिनका नहीं मिला हुआ है वो अंचल कार्यालय में जाकर के पर्चे के लिए संपर्क करें और पर्चा के लिए अप्लाई करें। जवाब आपका एक सर्वेक्षण पदाधिकारी होने के नाते ये होना है ग्राम सभा में। अब हम डेप्थ में नहीं जाएंगे उन सरकारी भूमियों के बारे में, कैसे उसकी पहचान करेंगे, वो हमारा कभी पीरियड होगा तो हम देखेंगे। अब ग्राम सभा में ये आप कर लीजिए। अमित कुमार जी थोड़ा धीरज रखिए, लिंक टूटेगा, आपके क्वेश्चन का जवाब आपसे जरूर मैं लूंगा। जो आपको किस्तवार में, सॉरी, ग्राम सभा में जो एजेंसियां हैं जिनको मानचित्र के निर्माण की जवाबदेही दी गई है, उनके प्रतिनिधि अपने उपकरण के साथ वहां अवश्य रहें। यह पहले उनको आप सूचना दे दें। अब लोगों को वहां इसका एक प्रदर्शन करके आप दिखाएं कैसे ईटीएस मशीन काम करता है। ईटीएस मशीन की, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम ये कह रहे थे कि ईटीएस मशीन सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन इसका नाम है, और डीजीपीएस इसका कोऑर्डिनेट मिलान में उपयोग होता है। भूखंडों की मुस्तकिलों का जो मानचित्र में आपको बताया गया होगा, आवाज जा रही है ना, आवाज जा रही है, तो इसका हम लोग सत्यापन, भूमि का सत्यापन, सीमाओं का, विलेज बाउंड्री का सत्यापन, 3 सीमाओं का निर्माण, या 2 बड़े मुस्तकिल जो उनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं जिसकी दूरी अधिक से माने कम से कम 1 किलोमीटर हो, उनका स्थल पर क्या है और मैप में क्या है, इसका मिलान करते हैं, दूरी का मिलान करते हैं। डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, जैसा आपको बताया गया होगा पूर्व में कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ईटीएस का परिचालन के तरीके लोगों को बताना होगा। ईटीएस से क्यों मापी हमारे कराने का हमारे सरकार ने निर्णय लिया, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटों के मिलान के लिए डीजीपीएस से हम लोग करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देना होगी। पहले से इतला कर देनी होगी, जो हमारे एजेंसी हैं वो रहेंगे और पूरी ब्यौरा लोगों के बीच अपने ईटीएस मशीन के कार्य प्रणाली, कार्य करने के तरीके के बारे में आपको बताएंगे, ताकि लोग संतुष्ट हो सकें कि इनके इसके द्वारा जो मेजरमेंट होगा वह सत्य एवं सही होगा। ऐसा, हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों को विश्वास जीतना आपके कार्यों के प्रति, आपके बिहेवियर के प्रति, और आप जो काम करेंगे सही करेंगे,
ऐसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, लोगों को विश्वास जीतने के लिए सारी बातों को शालीनता और अनुशासन में रह करके अपनी बातों को रखना जरूरी होता है। और जैसा हमने कहा, सभा में जो पंजी में हस्ताक्षर होगा, वहां भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जितने लोगों के पास हो दे दें तो बेहतर हो। उसमें भी ये कहें कि जो नंबर हो वह स्मार्टफोन युक्त मोबाइल वाले ही नंबर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप भी एक अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर आप पूरा का प्रोग्रामिंग कर लें। जिस खेसरे का जो धारण करते हैं या उनको सूचना देनी हो, किसी तरह का कोई और कागजात जो अधूरे रह गए हैं, प्रपत्र 2 में या 3(1) में संलग्न नहीं किए गए हैं, उनको सूचना यदि मिलेगी तो दें। ग्राम सभा में यह भी अवश्य बताएं कि जो लोग, आप प्रायः देखते हैं, आपका भी गांव होगा, कि बहुत लोग गांव से बाहर नौकरी पेशा या अन्य कार्यवश बाहर रहते हैं। उन लोगों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि वही लोग उनके सूचना या समय पर प्रपत्र 2 न देने के कारण आपके कार्य को बाधित करेंगे। मतलब उतना का खाना पूरी या किस्तवार का कार्य होने में संदेह उत्पन्न होगा। तो उन लोगों पर भी निगाह आप रखें, लोगों से अनुरोध करें कि आप जरूर उनका कोई नंबर है तो दें, उनको भी बताएं। ऐसे तो आपने जिले के वेबसाइट पर हैंडबिल, सिनेमा घर के माध्यम से और लोगों के माध्यम से सूचना, लेकिन कभी कभी एक तकनीक होता है, नहीं लोग सीरियस हो पाते हैं, तो आपके पास यदि नंबर आया तो आप कनेक्ट कर लें कि भाई इस तरह की बातें हो रही हैं। याद रहे, लोगों को यह भी बताएं कि ये जो प्रपत्र 2 का वितरण हो रहा है, आप इसको जोड़ लीजिए। उद्घोषणा जिस दिन हुई है, उद्घोषणा की तिथि बता दीजिए कि उसकी तिथि के 30 दिनों के अंदर आपको भर के दे देना है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर ग्राम सभा 2, 4, 5, 7 दिन के बाद रखते हैं। नियम तो ये कहता है कि ग्राम सभा की घोषणा 14 दिन पूर्व आपको देनी होती है, लेकिन यथा आवश्यक, चूंकि ये पंचायत राज के कंसेप्ट पर आधारित है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में भी आप ग्राम सभा कर लें। उस ग्राम सभा की सारी जो कार्यवाही आपके द्वारा किया गया, लोगों को बताना, लोगों का अटेंडेंस लेना, लोगों के सवाल का जवाब देना, बंदोबस्त क्यों आधुनिक उपकरण के माध्यम से होगा, इस नई प्रणाली से बंदोबस्त, ये जो डाटा तैयार होगी उसकी क्या उपयोगिता है, खतियान की क्या उपयोगिता है, आपको क्या फायदे नुकसान होंगे, भूमि विवाद कैसे कम होंगे, और जो उपस्थित लोगों का क्वेश्चन आंसर है, इन सब बातों की विवरणी अपने ग्राम सभा पंजी प्रोसीडिंग रजिस्टर में जरूर नोट कर लें। ग्राम सभा संपन्न हुआ, लास्ट में लिखें। सारे प्रस्ताव लिखने के बाद इसके साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है, और वहां जो दल के प्रतिनिधि हैं, कनिये से बड़िए की ओर, यानी अमीन साहब, कानूनगो साहब और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो शिविर इंचार्ज होते हैं, वह जरूर दस्तखत करके उसकी प्रोसीडिंग को बंद कर दें। 1 मिनट। इस प्रकार आपने देखा। अब हम कंक्लूड करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए कि हमारा किस्तवार के पूर्व विभागीय स्तर पर अधिसूचना और जिला स्तर पर उद्घोषणा के माध्यम से प्रशासनिक तैयारी कैसे की जाए, इस पर विशेष बातें हुई। कैसे इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए, ये हुआ। ग्राम सभा का आयोजन कैसे किया जाए, विभिन्न सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की। शिवम पासवान जी, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग अपने आदतों से बाज नहीं आना, एक अधिकारी की उचित पहचान नहीं है। तो आपने देखा प्रशासनिक तैयारी में डायरेक्ट आपको नहीं कुछ करना है, लेकिन समन्वय स्थापित कर। क्योंकि अगर किसी काम की किसी दस्तावेज या किसी चीज की अनुपलब्धता आपके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा,
इसीलिए आप साथ मिलकर के इन कार्यों को निपटा लें। शिविर खानापुरी दल के गठन के बाद शिविर भवन का अवलोकन, आधारभूत एवं बुनियादी सुविधाओं का, और तब विभिन्न प्रचार के प्रसार माध्यम हमने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार द्वारा आप जनता तक अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं। इन तरीकों के बारे में चर्चा की गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ लेना 2 लाइन में आसान है, इसको जेहन में बैठा करके इससे मुताबिक करना आपके कार्यों को आसान करेगा। ग्राम सभा का अवधारणा क्या है, पंचायत प्रतिनिधियों का किस प्रकार आप सहयोग हासिल करेंगे, सेक्शन 6(2) का प्रयोग कैसे करेंगे, स्व घोषणा प्रपत्र 2 किसानों द्वारा जो लिया जाना है, 3(1) इसका वितरण कैसे करेंगे, इसके कितने संख्या में लगेंगे, इसके आकलन, सरकारी भूमियों का ब्यौरा, रैयती भूमि जमाबंदी, जिसको जमाबंदी पंजी 2, ये कंटिन्यूअस खतियान, लेजर पंजी आदि कैसे हम अंचल से लेंगे, अंचल से और थाना से कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और रैयतों से कैसे संपर्क स्थापित करेंगे, इन सब बातों की इसमें चर्चा की गई। आपसे अपेक्षा है कि आप भी अपने ग्राम सभा में जहां आपकी प्रतिनियुक्ति होगी, आप कमोबेश इससे भी बेहतर आप करेंगे तो आपका कार्य आसान होगा। अब अगर कोई संदर्भ में, आज के क्लास के संदर्भ में कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ उठाएं कृपया। अमित कुमार जी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। सर, अगर कोई रैयत है मतलब, और 2 मतलब उसके मतलब है आदमी है, और उसके नीचे अगर 5 आदमी आते हैं, बोलते हैं कि हम अपना मतलब आपसी मतलब बंटवारा कर लेते हैं, साक्ष्य देते हैं और साइन करके मतलब दे देते हैं आपको, तो हमें मतलब खतियान में मतलब मेरा नाम दर्ज कर लीजिए, तो क्या वैसा हो जाएगा? अब आपको बताते हैं, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन्हें कहें कि 3(1) फॉर्म जो भरना है, वंश वृक्ष, जिस पीढ़ी तक के लोग लेना चाहते हैं उसमें हिस्सेदारी, उत्तराधिकारी कानून के तहत अगर उत्तराधिकार का दावा करते हैं, जो जैसा हमने कहा हिंदू उत्तराधिकार 1956 और 2005 के तहत, आप वंश वृक्ष तैयार कर लें। अगर आप सपोज कीजिए दादा के नाम से जब ये है, उनके बेटे भी मर गए, अब उनके बेटे आए लेकिन उनके एक भाई मर गए या नहीं है, माने मृत्यु हो गई, तब उनके जो वंशज होंगे वो कहेंगे कि हमारे पिताजी के बदले हमको जमीन, एक पीढ़ी चेंज कर गया यहाँ पर। तो आप उन्हें बोले कि जिस तरह से कैसे आपको यह जमीन मिले, वंश वृक्ष को पहले क्लियर करें, यानी 3(1) को अच्छी तरह भर लें। ठीक है। 3(1) में सर हर एक आदमी का साइन चाहिए ना? हाँ, जो बोलेगा कि हाँ मतलब हम एग्री हैं कि हम अपने साथ बांटना चाहते हैं। नहीं आप हम सभी अभी आप सुनिए, 3(1) को भर लें। ठीक है। जितने हिस्सेदार होंगे सबका 3(1) उसी तरह का टैली करेगा। ठीक है। करने के लिए तो इंडिविजुअल देगा, लेकिन 3(1) तो एक बार बन जाएगा। जो वंश वृक्ष है, जिस वंश वृक्ष में जो भी बातें आएगी यहाँ पर, वो तो सबका सेम रहेगा। ठीक है, पहला। दूसरा है कि जो भी वंश वृक्ष में आए, अब उस वंश वृक्ष के आधार पर तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में जो जितने का हिस्सेदार होंगे, आपसी बंटवारा का एक चार्ट बना लें, उस शेड्यूल जिसको बोलते हैं शेड्यूल, और उस शेड्यूल के नीचे उस जमीन में जिनको भी हिस्सा मिला, वो सभी पक्ष 1, 2, 3, 4 अप टू जहां तक जाए, ये सभी लोग सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। और उसी का फोटो कॉपी अपने अपने एप्लीकेशन में लगा के देंगे आपके पास। ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है सर। हाँ, वो लगा के देंगे। और जो खतियान की छाया प्रति है, जिससे ये पता चलता है कि इनके दादा की जमीन थी, परदादे की जमीन थी, उसकी छाया प्रति, ये आपसी जो बंटवारा हुआ है उसकी छाया प्रति, जिस पर सभी पक्षों का दस्तखत है, ये रहेगा। उसमें लिख देंगे लास्ट में लोग कि उपर्युक्त जमीन के बंटवारे से हम सभी पक्ष, इतने ही पक्ष हैं, कोई और पक्षकार को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है। और हम इस बंटवारे से पूर्णतः संतुष्ट हैं। सभी पक्ष, जो भी पक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, 5 उस जमीन में जितने भी
पक्षकार होंगे वंश वृक्ष के आधार पर, वो सब लोग दस्तखत कर देंगे। सर हाँ। अगर मान लीजिए 5 पक्ष हैं और 3 पक्ष राजी है, एक पक्ष अब वो बोला कि नहीं गलत तरीके से हो रहा है, वो कोर्ट में फिर केस कर देगा, तो क्या 3 पक्ष फिर तो 4 पक्ष खाता किसी का नहीं खुलेगा इस तरीके से? हम वहां बंटवारा करने के लिए नहीं बैठे हैं। यस सर। अगर वो लोग आपके पास ऑफर लाएगा, आप तरीके बताएंगे, ओके ठीक सर। है। अगर वो नहीं बंटवारा करता है, आपके यहाँ ये लिखा हुआ है खतियानी रैयत के वंश वृक्ष के आधार पर, ठीक है। खतियानी रैयत के वंशज, यानी जो उन्होंने 3-1 में डाला है, जिनका जिनका उस जमीन में जो जीवित हैं आज के तारीख में, जो हर पक्ष में जीवित होंगे, हाँ सर। अगर पिताजी को मिलना चाहिए था, पिताजी नहीं, उनके पुत्र जीवित होंगे, तो जितने लोग जीवित हैं अंश, मान ले जाए कि 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र में से 1 पुत्र मर गए, उनके बेटे जीवित हैं, तो 2 पुत्र इधर हुआ और 1 पुत्र का 3 बेटे हैं, तो उनका नाम लिखेंगे अमरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार 1 अंश, दूसरे पुत्र का नाम लिखेंगे 1 अंश, और तीसरे पुत्र का नाम लिखेंगे 1 अंश, या ये लिख करके, और इस प्रकार तीनों पक्ष को अंश समान, यानी तीनों पक्ष का नाम हम संयुक्त खाता खोल देंगे। ठीक है। आपका काम बंटवारा कराना नहीं, आपसी बंटवारे के तरीके, अगर वो कागज से सभी लोग संतुष्ट हैं, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, कागजी साक्ष्य के आधार राजस्व नियमों के अनुकूल है, तब हम खाता खोलेंगे। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, और कोई सवाल हाथ उठाइए। अमित कुमार चौधरी कहाँ है? हाँ, अमित कुमार चौधरी जी, अमित कुमार चौधरी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आइए सामने। यशवंत राज जी। हाँ यशवंत राज जी, आपका क्या सवाल? सर अगर रैयत में किसी की पिता की मृत्यु हो गई है और उसका जो लड़का है नाबालिग है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हमें एज से कोई मतलब रखना है या कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है? पोस्ट में डाल देंगे अवयस्क जी, और उसके नाम से फिर खाता खुल सकता है सर? अगर एक मात्र संतान है तो उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि वो सहदाई हो जाता है। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़े हैं ना आप लोगों को, पढ़ाई हो गई होगी, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जैसे ही अगर हिंदू फैमिली है, हिंदू फैमिली का मतलब हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, ये सब हमारा जो मामला है वो सब इसी से गाइड होगा, और उसमें जन्म से ही उसका अधिकार मिल जाता है, जन्म होने के बाद ही उसका, ये जमींदारी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग को सहदाई अभिभावक के रूप में, मालिक के रूप में इसका, अभिभावक के रूप में इसका देंगे, उसकी इच्छा। कल होकर के अगर गलत अभिभावक के रूप में किसी का नाम आप डाल देते हैं तो वह मालिकाना हक के लिए लड़ेगा उस लड़के से जो अवयस्क है। उस परिवार, वह परिवार हो सकता है कि पिता की मृत्यु हो गई है, माँ जिंदा है, जी जी जी, माँ के नाम पर डाल देंगे। अगर माँ कहती है कि नहीं सारे, हाँ पूर्वजों की जमीन, याद रखिएगा इसमें पिता की जमीन पर, पिता द्वारा अर्जित की गई जमीन पर अलग मामले हैं, और पिता को भी अगर पूर्वज से जमीन मिली है उसके लिए उत्तराधिकार कानून है। ठीक है जी। ये क्लियर समझ ली, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ आपका? ठीक, चलिए। मोहम्मद जफरुल्लाह साहब, आपका कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है तो बनाइएगा मत, अगर सवाल है तो आप कीजिए। सर आप जो बोले सर, हेलो सर, 1995 और 2006 में जो पंचायत राज अधिनियम बना उसका फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। उसमें हम एक जस्ट जानकारी के लिए आपको दिया, ग्राम सभा का महत्ता कंसेप्ट पर दिया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1995 और 2006 के बारे में इस सर्वेक्षण से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हमने यह बताया कि सेक्शन 3 में ग्राम सभा का आयोजन वहां भी बताया गया है। किसी भी कार्य को करने के लिए लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, और पंचायत राज व्यवस्था भी पंचायत के स्तर पर कार्य के लिए पंचायत बुलाती है, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं,
जिसके अधिकार एवं कर्तव्य, कैसे बुलाने के तरीके हैं, उसका क्या कोरम होगा, उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको सर्वेक्षण के क्रम में नहीं है। एक ग्राम सभा का आयोजन हमको जरूर कर लेना है। ठीक है सर। ओके। अच्छा सर, हेलो। हाँ बोलिए। सर जो अभी ये चल रहा है पीआई का जो चलेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग का कुछ ये है सर? देखिए कब तक अभी क्या आप होगा? लोग, अब ये प्रक्रिया सरकार स्तर से निर्देशित होती है ज्वाइनिंग की। सरकार जी से जी सर। जैसे ही आदेश मिलेगा, निदेशालय अपना कार्य करेगा। ठीक है। जी 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 सर। सरकार स्तर पर उच्च निर्णय लिए जाते हैं। जो विषय, आज का विषय ज्वाइनिंग का नहीं है, आज का विषय है कि कार्य को कैसे आसान बनाया जाए, किस त्योहार के पूर्व की प्रक्रिया क्या है। ज्वाइनिंग का विषय सरकार का है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मिथुन मंडल, मिथुन मंडल। हेलो हाँ जल्दी सर, सवाल करें, बहुत है लोग। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है सर, दादा के प्रॉपर्टी पर सर पोती का हक होगा या नहीं? अगर पोता नहीं होगा तो? मैं सर इसके बारे में सर बहुत किसी से पूछा, लेकिन सर अच्छे से नहीं पता चला मेरे को। बिल्कुल हक होगा। कैसे सर, एग्जांपल सर जैसे? हमारा, आपको हमने एक चर्चा किया जी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जी ठीक है, और संशोधित 2005। जी संशोधित 2005 यह कहता है कि हिंदू, हिंदू से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदू, बौद्ध धर्म, सिख, जैन, ये सब आते हैं। अगर फैमिली से बिलोंग करता है, 2005 का अधिनियम यह स्पष्ट कहता है, और पहले भी जो हमारा क्लासिफिकेशन था कि खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी, उनकी पुत्री, उनके पुत्र, उनके पुत्र की पुत्री एवं पुत्र, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, इस तरह से हमारा चलते रहता है। ठीक है, जी पहला जी क्लासिफिकेशन। अब दूसरे क्लासिफिकेशन में जो हमारा है, 4 टाइप के क्लासिफिकेशन आप पढ़े होंगे हिंदू जी सक्सेशन जी एक्ट में। जी उसमें दूसरा सक्सेशन में है कि भाई, पिता। पहले में पिता, माने कहने का मतलब कि कोई आदमी मर जाता है, अगर उसका पिता भी जीवित है तो उसको हम पहले कैटेगरी में नहीं रखते। अगर इन कैटेगरी में से कोई नहीं मिलते हैं तो हम कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, और उस 2 में पिता होते हैं उनके, भाई होते हैं उनके। फिर कैटेगरी 3 में भाई के भाई, भाई के इस भाई, तरह जी, से। जी। और 2005 जो हमारा सक्सेशन एक्ट का संशोधित हुआ बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, जी उसमें 10 बजे का काम है यार, 10 बजे कर दिया करो। हाँ, ये पुत्री या पुत्र के जन्म के साथ ही, जी चाहे वो किसी पीढ़ी में जन्मा हो, जी अगर सर, डायरेक्ट वंश वृक्ष में आते हैं, ठीक जी है, दादा, दादा का पुत्र, उनकी, उनके पुत्र, उनके पुत्री, इस तरह से करके जो हमारे डायरेक्ट वंश वृक्ष में है, वो सबका अधिकार जन्म से ही हो जाता है। जी हाँ, सर। इतने ही सरकार ने 2005 में किया है। ये नहीं सर, जो भी चेंज हुआ सर 2005 के बाद हुआ है सर? नहीं 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 नहीं, फिर हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, 2005 के पूर्व का कोई भी बंटवारा अगर हुआ होगा, अगर कोई वायलेशन हुआ, हाँ, ये हम कह रहे थे कि 2005 के पूर्व यदि कोई बंटवारा हो गया और कोई लड़की अगर क्लेम करती है कि हमको मिलना चाहिए, बंटवारा तो जी हो सर, गया जी लेकिन जी उसको नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वह उनको कोर्ट या जिला में एप्लीकेशन देना होगा और विधि सम्मत कार्रवाई तब होगा। लेकिन 2005 या उसके बाद यदि कोई बंटवारा हो तो यह स्वतः जो उसके वंश वृक्ष में जन्म लिया है, लड़की लड़का, जो प्रत्यक्ष उसमें है, भाई की बहन, भाई की पुत्री, ऐसा नहीं। पहला क्लास 1 जो फिगर है हमारा, जिसमें हमने अभी आपको बताया, पिता के मरने के बाद विधवा है, उनके पुत्र है, उनकी पुत्री है, उनके पौत्र हैं, इस तरह से करते हुए जो एक लंबी चौड़ी जो हमारा ये है, क्या नाम है वो, मिताक्षरा, मिताक्षरा से हमारा गाइड होता है। हमारा बिहार
दो प्रकार के स्कूल बने हैं उसकी व्याख्या के लिए। उत्तर बिहार में मिथिला स्कूल है और हम मध्य बिहार दक्षिणी बिहार का एरिया है जो ये डिटेल है, लेकिन हमको डिटेल में नहीं जाना है। हमको जो अभी हमने आपको बताया उतना ही पर निर्धारण हो जाएगा। जी जी सर, थैंक यू ओके। सर। एक अरे दूसरे को मौका भी दीजिए, बोलिए। जल्दी जल्दी। और कोई निकालो। मिथिलेश। जवाहरलाल हेलो। प्रसाद, जवाहरलाल प्रसाद जी। हाँ सर। हाँ, आपका क्या सवाल? सर मेरा सवाल है, मान लीजिए 3 भाई है सर, वो आपसी बंटवारा कर लिया है और उसमें से एक भाई बेच दिया है, उसमें चौहद्दी के दोनों भाई का नाम डाल दिया है, तो उसको फिर से बंटवारा पर्ची लगाना पड़ेगा कि या वो बेचा हुआ है उसी का लगा देगा पहले तो हो तो जाएगा? बंटवारा, बहुत बंटवारे में आपको बताया गया होगा। बंटवारा ये रजिस्टर्ड बंटवारा जी है, आपसी बंटवारा है, खानगी बंटवारा है, पंच का बंटवारा है, कैसा बंटवारा है, ये देख लेना है। इसके बाद उनकी क्या सहमति है। अगर भूमि के रकबे के संदर्भ में कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं है, अगर जी वो लोग चाहते हैं कि गलती हो गई, हम गलती का सुधार आप कर लीजिए, जी उनकी सहमति, उनके दखल कब्जा और कोई वैधान और उनसे एक लिखवा करके रख लेना तीनों पक्षों से जरूरी होता है। अगर भविष्य में कोई दावा आपत्ति करें तो वह पक्षकार का लिखा हुआ काम आएगा। ठीक है, जी। चलिए आगे की ओर। अरविंद कुमार जी, पिंटू, अरविंद कुमार पिंटू, क्या सवाल आपका? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो गैर मजरूआ आम जमीन खास और जो पहले जमींदारी प्रथा से जो दिया गया जमीन है उसकी रसीद कट रही है और बंदोबस्ती भी की जा रही है, उसके आधार पर अगर कोई पूर्व में कोई सरकारी कर्मचारी खाता खोल दिए तो एज अ कानून को जब हम सर्वेक्षण क्रम में जाएंगे तो हम लोग क्या मतलब कि किस नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा सर? हम लोग क्या मतलब कि डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, इस संदर्भ में जी हमारा कुछ विभागीय पत्रांक है जो हम आप लोग साइट पर डाला जाएगा। एक जी जी हमारा 1087 लेटर नंबर 1998 का है। उसी जी प्रकार 2014 में एक विभागीय पत्रांक 925 भी है जी और 2010, 2015, 1982 इस टाइप के जी लेटर भी हम लोग एक परिपत्र के माध्यम से हमारा विभाग निकाला जी है। इसको जी आप अध्ययन करेंगे, पहला। जी दूसरा है कि हमको सरकारी भूमि, आम अगर भूमि है, सबसे पहले जी समझ लीजिए, गैर, बहुत शॉर्ट में, मेरा विषय नहीं था, हम जस्ट थोड़ा बता दे रहे हैं। जी गैर जी मजरूआ आम जमीन है, आम की होती है। जी कोई भी मध्यवर्ती को, जमींदार को यह जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। नहीं है। आजादी के बाद तक जिला पदाधिकारी तक यह शक्ति निहित नहीं थी, वो शक्ति सरकार में थी। जी जी अगर आजादी के पूर्व किसी द्वारा गैर मजरूआ आम की बंदोबस्ती की गई है, जी ठीक है, अगर मध्यवर्ती द्वारा, यह पूर्णतः अवैध है। जी अगर सर उसका खाता भी खोला गया है, रसीद जी भी कट रही है, इस आशय की सूचना जमाबंदी रद्द करने के लिए अंचल अधिकारी को हम लिखेंगे। मतलब हमको राजस्व अभिलेख का दस्तावेज चेक करना पड़ेगा सर उसके बिल्कुल अनुसार? चेक करना पड़ेगा। दूसरा, जी अगर कोई गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती सक्षम प्राधिकार द्वारा आजादी के बाद की गई तो हम जी देखेंगे, पहले यह शक्ति सरकार में निहित थी, कालक्रम से जो हमने लेटर की चर्चा किया, कालक्रम से यह कमिश्नर सर में आ गया, हमने जी आयुक्त में, और उसके बाद अभी 2016 में जिला पदाधिकारी को यह अधिकार दिए गए कि आप 5 डिसमिल जमीन तक किसी सुयोग्य श्रेणी के बीच, जी जी यदि वह आम महत्व की जमीन नहीं है और पंचायत, अगर उसका पंचायत की सभा, जिसको ग्राम सभा आप कहते हैं, जी जी अनुमति देती है तो विहित प्रक्रिया अनुसार उसकी बंदोबस्ती की जा सकती है। वो उनके सर इसमें अधिकार। ये था कि जो अधिकारी खाता खोला है ना, अगर हम विशेष सर्वेक्षण क्रम में जाते हैं तो क्या उस अधिकारी का नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा कि इसके द्वारा खाता खोला गया था? ऐसा आप देखिए, आपका जो सवाल है, कहीं जानकारी, एविडेंस आपके पास है और जी जी उसके मुताबिक ये कानूनी प्रावधान पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल हमारा जनरल है कि जी इस अधिकारी ने खुला, हम कार्यालय को देते हैं, जी जी वो देख लीजिए कि विधि सम्मत इसकी खाता की कार्रवाई की गई है कि नहीं। जी आपका सवाल हम जो है उसका आंसर यहाँ पर ऑनलाइन देना उचित
नहीं समझेंगे, जी ठीक है। जी सर। आपका कथन है कहीं कहीं छेड़छाड़ करते हैं जमाबंदी में राजस्व जी कर्मचारी जी वगैरह वगैरह, यस सर। लेकिन उन बातों का यहाँ नहीं, यहाँ कानूनी बातों का प्रोविजन हमने माने हम लोगों के पास है। आपको विधि सम्मत हुआ कि नहीं, विधि जी सम्मत में आपको बता दिया गया हो कि गरमजरुआ आम का कैसे जी बंदोबस्ती हुआ है तो मान्य होगा, यस गरमजरुआ मालिक का कैसे मध्यवर्ती द्वारा या बाद के प्राधिकार द्वारा किया गया है तो मान्य होगा। जी जी उनके द्वारा दिए गए सरकारी भूमि के संदर्भ में जो साक्ष्य हैं, अपने जी जो उपलब्ध साक्ष्य जो अंचल द्वारा उपलब्ध कराया गया या किन्हीं विभागों द्वारा उपलब्ध, उससे मिलान कर लें। यस सर। अगर कोई भी शंका है अंचल से संपर्क कर लें, भौतिक जी सत्यापन कर लें, और जो नियम कानून गरमजरुआ आम खास बुदान के संदर्भ में है उनका जो बताया गया उसका अध्ययन जी करके विहित जी तरीके सर, से बिल्कुल उनके पास। क्लियर हो गया सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक सर था, एक क्वेश्चन और था सर दूसरे कि को जब मौका नहीं दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन था सर हाँ, कि जब हम ये भूदान के बारे में आपने चर्चा किया सर, थोड़ा सा हाँ, भूदान के बारे में हाँ, भूदान की पढ़ाई आपको पहले हो चुकी है यार। आपने पढ़ाए थे सर, मतलब हम भी स्टडी कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरे सवाल में आया था, मन में आया था कि जब सर इतने सरकारी जमीन है, आम खास, खास महल, भू अर्जन बहुत सारे हैं, तो जो बिहार सरकार को शक्ति प्रदत्त है उसको भूमि स्वरूप संभालता जो भी है अंचलाधिकारी है उसको मतलब जल्दी शक्ति जल्दी प्रदत्त। क्वेश्चन। लेकिन सर ये भूदान यज्ञ कमेटी जो बनाया गया है ना, हाँ। उस पे प्रत्येक जिला में भूदान यज्ञ कमेटी, उसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी सर? उसको भी तो मतलब जिला राज्य सरकार को निहित शक्ति होना चाहिए। हाँ नहीं, आप समझें, जी अगर आपने कोई दान दिया जी, तो ये हमारी सरकार को थोड़े दान दिया है। देखिए वो सरकार में तो निहित हो गया सर ना, अब तो बिहार सरकार के अंदर में वो आ गया कि वितरण करे। बिहार की राजधानी 1911 में सॉरी भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली क्यों आई, जी ये कहना उन लोगों के डिसीजन में किया। हमारा इतने है कि आज जो एक मिनट जी सर कंक्लूड कीजिए, बहुत सारे सवाल हैं, एक लाइन में इसका आंसर है कि हमारा भूदान यज्ञ कमेटी 1900 अधिनियम 1954 जी जी लागू हुआ 54 में। अब जी वहां पर हमको यही बताया गया कि विनोबा भावे या उनके अनुयायियों द्वारा जो भी संग्रहित की गई थी वो सारे सरकार को दे दिए गए। सरकार के पहले डिफाइन भूमि थे, वो रैयती भूमि था, और जी रैयती भूमि का अब एक प्रकार के सरकारी भूमि होने जा रहा था, सरकार के प्रबंधन, जी उसके लिए एक अलग अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके जी तहत राज्य स्तर पर कमेटियां बनी, जिला स्तर पर कमेटियां बनी, उन भूमि के कुशल प्रबंधन के लिए और सुयोग्य श्रेणी के वितरण के लिए। हमारे जी जो पूर्व के सरकारी जमींदारों के पास, मध्यवर्ती के पास जो भूमि थी वो जी तो 1946 के बाद स्वतः सरकार में भेस्ट हो गई, जिसका जी मालिकाना हक के लिए हमारा 1950 का भूमि सुधार कानून पारित हुआ, लेकिन भूमि हमने सुधार कानून में इसकी व्याख्या नहीं की गई, अलग से हमने पूर्व में जो किया आज के दौर में हमें लग रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या नहीं, सरकार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्या नहीं कि नहीं, हम पूर्व में वो रहती जमीन था, जी क्या रहती जमीन की तरह इसका प्रबंधन होता तो दिक्कत होती ना। और जी जी पूर्व के दस्तावेजों में जैसे गरमजरुआ मालिक आम खास जमीन का जो वर्णन है, उस टाइप के ये रहती जमीन का वर्णन तो था नहीं, इसीलिए इसके विशेष प्रबंधन के लिए अलग सिस्टम के ओके, आवश्यकता थैंक यू। महसूस की। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आज का जो क्लास हुआ उससे आपकी कुछ संतुष्टि मिली है, संतुष्ट हैं या नहीं? आप लोग कुछ हाथ उठाएं, आज का जो क्लास हुआ उससे कुछ मिला आपको? हमने भरसक प्रयास किया कि प्रावधानिक शब्दों का इस्तेमाल कम किया जाए, व्यवहारिक शब्दों का और व्यवहारिक पक्षों को आप तक पहुंचाया जाए अधिनियम अंतर्गत। अब कोई सवाल, एक लास्ट सवाल हाँ, लेडीज ले लो। निशा जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड सर आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है, यदि पूर्व में खतियान में बर्खास्त दर्ज है और उसे भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा किसी व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है तो खानापुरी में क्या करेंगे सर? देखिए, अभी हमने 5 लेटर की चर्चा की थी, सरकारी जमीन एवं सरकारी तुल्य जमीनों का प्रबंधन के संदर्भ में। उन 5 लेटर को जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहां तक संक्षेप में हम बता देते हैं, बाकास जमीन वैसी जमीनों को कहते हैं जो बीटी एक्ट के अनुसार वैसी जो यह मध्यवर्ती जमींदार के सीधे नियंत्रण में जमीन होता था, और
वह अपने फायदे के लिए उसमें खेती करते थे या किसी दूसरे के माध्यम से, लेकिन बाकास्त जमीन जीरात नहीं था, यह तो पहले क्लियर कर लिया गया होगा। अब फिर आप आ जाएंगे जीरात पर, तो हमारा समय पूरा हो रहा है। तो हम बाकास्त जमीन का ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बाकास्त जमीन मध्यवर्तियों की अपनी निजी जमीन थी, निजी उपयोग के लिए रखते थे, खेत खलिहान बागवानी वगैरह आदि के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे ही जमींदारी उन्मूलन हुआ 1/1/1946 के बाद, उनको ये कहा गया था कि आप रिटर्न फाइल करें, उसमें सारे भूमियों का वर्णन कर दें, और उसके मुताबिक जो इस तरह की श्रेणियां थी उस बंदोबस्त बकास्त भूमि, उनको जमाबंदी कायम करा लेना था। ठीक है, अगर वो कायम करा लिए, आजादी के बाद की जो जमाबंदियां थी उनमें उनके नाम या उनके वंशजों के नाम चला आ रहा है, तो हम उसका खाता दखल कब्जा के आधार पर खोल देंगे। अगर आज तक बाकास्त जमीन का वह जमीन किसी के नाम पर नहीं है और कोई आदमी इस आधार पर दावा कर रहा है, तो हम कहेंगे जाइए भाई उस जमीन का पहले रेंट फिक्सेशन अन्य कार्रवाई अंचल स्तर से कराइए, जिनको ये शक्ति प्रदत्त है। हमको चाहिए साक्ष्य। अगर वो दखल का साक्ष्य देते हैं, यह जमीन मेरा क्यों, अगर बाकास्त जमीन में साक्ष्य सही देते हैं, हम उनका खाता खोलेंगे। अगर विवादित है या उनके पास साक्ष्य नहीं है, हम नहीं खोलेंगे। सीधी बात, समझ गए निशा जी? और है सर। हेलो हाँ हेलो, हाँ, बोलो। एक क्वेश्चन और है सर। भू अर्जन में अर्जित भूमि का खाता किसके नाम से खोला जाएगा यदि पूर्व का रैयत भूमि का दखलदार है? हमने अभी आपको कहा था ग्राम सभा की तैयारी के पूर्व कि भू अर्जन से भी विभिन्न विकासात्मक अन्य गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर भू अर्जन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भू अर्जन में वह सारे दस्तावेज मौजूद हैं कि अमुक खाता खेसरा का हमने कंपनसेशन भी दे दिया, और इनसे कंपनसेशन देने का अर्थ और भू अर्जन की प्रक्रिया में आने का अर्थ ही हो जाता है कि अब वह सरकार रैयत की भूमि नहीं रही। उस साक्ष्य के आधार पर जो हमको